कितना मुश्किल है किसी अनदेखी चीज के बारे में ठीक ठीक लिखना, और किस कदर आसान है किसी चीज को अपने सामने देखते हुए लिखना। मुझे भी शौक था मैं कोई कहानी लिखूं, पर मेरी हर कोशिश रायगा ही जाती। लेकिन तकदीर ने मुझ पर ही एक मुनफरिद कहानी लिखना शुरू की हुई थी और मुझे खबर तक न थी। वे एक सुरमई शाम थी। सूरज डूबते ही अंधेरे के मध्यम सियाफाम साए हर तरफ फैलने लगे थे। मौसम दिलकश और रूपरवर मिजाज था। मैं खाना खाकर अक्सर बस स्टॉप की तरफ निकल जाया करता था और फिर रात देर बाद ही वापस घर लौटा करता था। इस शाम भी मैंने खाना खाया और गली में निकल पड़ा था। मैं बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा था। बस स्टॉप पर जाने की असल वजह चाय थी। बाबा यूसुफ के खोखे पर जो चाय बनती थी, खुशबूदार और कड़क जायकेदार, वे कहीं और नहीं मिलती थी। गांव संतविकी से बस स्टॉप ज्यादा दूर न था। 10 मिनट की पैदल मुसाफत पर मौजूद ये एक छोटा सा बस स्टॉप था। वहाँ 2-3 दुकानें और भी थीं। मैन पकी सड़क के दोनों अतराफ वहाँ यही 2 चंद मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थीं। इन दुकानों से हटकर थोड़ी अलग जगह पर एक तरफ चाय का खोखा था। आमतौर रात 8 बजे तक तो वहाँ की दूसरी दुकानें बंद हो जाया करती थीं, लेकिन बाबा यूसुफ का चाय वाला खोखा आधी रात तक खुला रहता था। गांव के सियाने बंदे अक्सर वहां बैठे चाय से लुत्फ अंदोज होते रहते थे। मेरा भी मामूल था कि मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं खोखे पर चाय पीने लाजमी पहुंच जाया करता था। आज भी मैं चाय पीने की गरज से जा रहा था। यूं तो घर में भी चाय बनती थी, मगर वे सरवर न था जो बाबा यूसुफ के हाथों में था। मेरे वालिद मोहतरम शहर में एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे और वे हफ्ता बाद ही घर में चक्कर लगाया करते थे, वरना वही फ्लैट में रहा करते थे। मैंने पिछले ही साल BA किया था और फिर आगे पढ़ ना सका था। अब सिर्फ मुझे आर्मी में भर्ती होना था और मुझे भर्ती खिलने का इंतजार था। अब जिंदगी हुसैन और जमील तरसो तौर पर बिसर हो रही थी। मुझे कोई और काम भी ना होता था, इसलिए चाय वाले खोखे पर मेरा वक्त बेहतरीन गुजरा करता था। ऐसा भी नहीं कि मैं चाय बहुत ज्यादा पीता था, नहीं, मेरे वहां देर तक ठहरने की वजह कुछ और थी। रात की सियाह तारीकी में पकी सड़क के किनारे वे इकलौता खोखा था जो अपनी रौनक की वजह से बस स्टॉप की पहचान था। फैसलाबाद से समंदरी की जानिब बिछी हुई सिंगल पकी सड़क के किनारे गांव का ये स्टॉप ज्यादा मशहूर तो ना था, मगर रात देर से आने वाले मुसाफिरों के लिए ये खोखा एक बेहतरीन मकाम था। मैं जल्द ही बाबा यूसुफ के खोखे पर पहुंच गया था और हमेशा की तरह अपनी मखसूस जगह पर जा बैठा। मैंने वहां पहुंचते ही चाय का इशारा किया और कुर्सी उठाकर अलग एक तरफ जाकर बैठ गया। गांव के कुछ अफराद वहां चारपाई और कुर्सियों पर बैठे हुए चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, मगर मैं कभी इस महफिल में नहीं बैठता था। मैं अलग बैठा करता था। खोखे पर लगा हुआ जर्द रोशनी वाला बल्ब पूरी आबोताब से जल रहा था। मैं इस रोशनी से हटकर एक ऐसी जगह पर बैठ गया जहां बल्ब की रोशनी मध्यम सी हो जाया करती थी। खोखे के पास एक पुरानी मोटी ताजी कीकर का दरख्त उगा हुआ था और जहां पर मैं बैठा करता था वहां इस दरख्त की आड़ की वजह से रोशनी मुझ तक आते हुए मादूम हो जाया करती थी। बाबा यूसुफ जानता था कि मैं हमेशा इसी जगह पर बिल्कुल अकेला होकर बैठा करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं वही क्यों बैठता था। वाकई कोई नहीं जानता था कि मुझे तन्हाई में बैठना क्यों पसंद था। माजी की बनी हुई बेपकी सड़क बिल्कुल खामोश थी। अभी तक कोई भी ट्रक या मोटर कार न गुजरी थी। दूर दूर तक घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। इस वीरान और सुनसान बस स्टॉप पर सिर्फ यही एक खोखा था जहां रोशनी होने की वजह से कुछ रौनक दिखाई देती थी। इसी पक्की सड़क पर समंदरी की तरफ काफी दूर फासले पर एक फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन वे अब बंद पड़ी हुई थी। मैंने जब से होश संभाला था इस फैक्ट्री को हमेशा बंद ही देखा था। गांव के कुछ सियाने लोगों से सुना था कि वो एक टेक्सटाइल मिल थी, माजी के किसी दूर की एक शाहकार मिल थी, मगर फिर न जाने क्यों उसे बंद कर दिया गया था। मुझे यही हसरत थी कि मैं भी इस फैक्ट्री में अंदर जाकर माजी की धुंधली तारीख को देख सिक्कों पर वहां अंदर जाना मुमकिन ना था।
मैं जब भी खोखे पर चाय पीने आता तो अकेला बैठकर हमेशा इसी जानिब अंधेरों में घूरता रहता। वहां से वे फैक्ट्री दिखाई तो नहीं देती थी, मगर न जाने क्यों इस तरफ फैले हुए सियाह अंधेरों में मुझे माजी की छपी हुई गुमनाम सी दास्तान के ख्यालात आया करते थे। भाई आपकी चाय। अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी और मैं अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। एक जवान लड़का हाथ में चाय की प्याली पकड़े हुए मेरे पास आन खड़ा हुआ था। वे खोखे पर ही काम करता था। वे मुझे चाय देने आया था। मैंने मुस्कुराते हुए उसको शुक्रिया बोला और उससे चाय की प्याली पकड़ ली। वो मुझे चाय देकर वापस खोखे की तरफ चला गया था और मैं तन्हाई में चाय के सप लेते हुए लुत्फ अंदोज होने लगा था। कभी कभी बाबा यूसुफ मुझ पर शक की निगाह धुरा दिया करता था, पर उसे मालूम था कि मैं खफीफ अंधेरे में तन्हाई को पसंद करता हूँ। उसके अलावा मुझ में कोई अड न था। एक बार फिर से मेरी निगाह दूर दूर तक फैले हुए अंधेरों में गर्दिश करने लगी थी। मेरी सोचों के ज़ाविये वसी होने लगे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार दौड़ती हुई बस के शोर ने मुझे गोया हिला कर रख दिया था। बस सड़क पर समुद्री शहर की जानिब रवानी से गुजर गई थी। बस यही एक लम्हा था कि जब उन फैले हुए अंधेरों में बस की तेज पीली लाइट से आसपास का माहौल दिखाई दे गया था। बस दूर जाती हुई अंधेरों में रुपोश हो चुकी थी और अब एक बार फिर वही वीरान सड़क और दाएं बाएं कभी उबेर बोलते हुए हशरात की आवाज़ें। मैं चाय के सप लेता हुआ लुत्फ अंदोज हो रहा था। मुझे सिर्फ इन अंधेरों में छपी खड़ी हुई बंद फैक्ट्री की जुस्तजू रहा करती थी। न जाने क्या था इस फैक्ट्री में जो मुझे बेचैन सा कर दिया करता था। रात तकरीबन 12 बजे मैंने घर की राली और घर आकर सो गया। मैं सुबह का नाश्ता कर चुका था। अब सारा दिन और कोई काम भी तो ना था, इसलिए मैं दोबारा अपने कमरे में आकर इंटरनेट पर मसरूफ हो गया और फिर वक्त का पत्ता भी ना चला कब दोपहर हो गई थी। इंटरनेट के बाद मैं अब टोनी को कॉल करने लगा था। वे इन दिनों कॉलेज जाया करता था। वे इस साल बीए के फाइनल ईयर में था, मगर आज उसे इतवार की छुट्टी थी। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। आज मेरा इससे मिलना ज़रूरी था। मैं इससे मिलकर इस बंद फैक्ट्री के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहता था। बैल जाती हुई मुझे सुनाई दे रही थी और फिर टोनी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो जनाब, कैसे हो? आज इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई मेरी? टोनी ने इस्तिफसार किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, याद तो हर रोज़ आती है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं घर पर ही हूँ, आओगे क्या? टोनी ने एक लंबी सांस खारिज करते हुए कहा, अभी आया। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और साथ ही फ़ोन कॉल काट कर उठ खड़ा हुआ। टोनी पिछली गली में रहता था। मैं कुछ ही लम्हों बाद इसके घर में मौजूद था। वे मुझे देखकर काफ़ी खुश दिखाई देने लगा था। हम दोनों बैठक में एक ही साथ बड़े सोफा पर साथ साथ बैठे हुए थे। चाय पीने के बाद हम कुछ देर तक आपस में इधर उधर की बातें करते रहे और फिर मैं असल बात की तरफ आ गया, जिसकी वजह से मैं टोनी से मिलना ज़रूरी समझता था। यार, मुझे इस फैक्ट्री के हवाले से बात करनी है। मैंने टोनी को बगौर देखते हुए कहा। हाँ हाँ करो बात। कुछ और नया हुआ है क्या? टोनी ने हैरत अंगेज निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। वे शायद ये समझा था कि जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। वे मुंह खोलकर फटी हुई नज़रों से मुझे देखने लगा था। हुआ तो कुछ नहीं है, असल में मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे कोई खौफनाक कहानी लिखनी है, इसलिए मैं वहाँ की अंदरूनी मालूमात तुमसे लेने आया हूँ। तुम तो इधर उधर लोगों में उठते बैठते रहते हो, तुम्हें कोई नई बात पता तो मुझे बताओ। मैंने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया। तो क्या तुम्हें नदीम के बारे में नहीं पता चला? टोनी ने कहा। इसके लफ्ज़ों में तजस्सुस आमेज़ सवाल था। नहीं तो क्या हुआ इसे? मैंने हैरान होते हुए जवाब दिया और खिसक कर थोड़ा और उसके करीब हो गया था। इस बार मुझे वाकई हैरत होने लगी थी। नदीम अक्सर हमारे पास आया जाया करता था। वे भी हमारा अच्छा दोस्त था। वे शहर में किसी चिकन शॉप पर काम करता था। वे अपनी साइकिल पर सुबह तड़के शहर चला जाया करता था और फिर शाम को मगरिब तक वापस घर आ जाया करता था। वे मेरा क्लास फेलो रहा था और वे टोनी का हमसाया भी था। अच्छा, मैं तो समझा तुम्हें भी पता होगा, टोनी ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी करते हुए कहा।
और फिर गोया हुआ कुछ ही दिन पहले की बात है। नदीम काम से छुट्टी के बाद गांव वापस आ रहा। इस दिन उसे वही शहर में ही देर हो गई थी। रास्ते में आते हुए उसे काफी अंधेरा हो गया था। उसने सोचा कि अगर वो बस स्टॉप के रास्ते से घर गया तो काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए वे शॉर्टकट रास्ते से इसी कच्ची सड़क पर उतर आया जो इस बंद फैक्ट्री के करीब ही से गांव की तरफ आता है। और तुम तो जानते हो कि हमारा कब्रिस्तान भी इसी रास्ते पर है, लेकिन कब्रिस्तान से आगे इस रास्ते पर अब तो कोई बंदा नहीं जाता, और खासकर शाम के वक्त तो वहां से कोई भी नहीं गुजरता। नदीम को सुबह जल्दी काम पर निकलना होता है, इसलिए वे इस कच्चे रास्ते से उधर गांव की तरफ साइकिल पर सवार आ रहा था। इसे वहां फैक्ट्री में जलती हुई आग के शोले उड़ते हुए दिखाई दिए थे, और कोई इसका नाम लेकर उसे बात सुनने को कह रहा था। पर नदीम नहीं रुका था। वो समझा शायद गांव का कोई आवारा गर्द नशई बंदा इसे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, नदीम तेज रफ्तारी से गांव आ गया। इन दिनों किसी की शादी की तकरीब थी, इसलिए चिकन का ऑर्डर काफी ज्यादा था, सो इस दिन फिर नदीम को देर हो गई थी। वे वापसी पर फिर इसी रास्ते से गांव आना चाहता था। वे इस कच्ची सड़क पर उतरकर गांव की तरफ आ रहा। अंधेरा काफी हो चुका था, इसलिए रास्ता नाहमवार होने की वजह से वे ज्यादा तेज रफ्तार ना था। वो बड़ी एहतियात के साथ साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। जैसे ही वे गांव के कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसे वहां सड़क के दरमियान कोई खड़ा हुआ हेौला सा दिखाई दिया। वे सियाफाम हेौला अंधेरे में और भी ज्यादा काला सिया दिखाई दे रहा था। नदीम अभी कुछ ही फासले पर था कि वो हेौला कब्रिस्तान की तरफ चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। कब्रिस्तान में छाए हुए अंधेरे की तारीकी में वे हेौला कहीं रुपोश हो गया था। नदीम को मौका मिल गया था, और फिर नदीम ने रास्ते की परवाह किए बगैर साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। नदीम कब्रिस्तान की हुदूद से अभी निकला ना था कि इसे पीछे से एक चिंगार सी सुनाई दी। एक भयानक और गूंजदार चीख नुमा वे आवाज, जैसे कोई बादल सर के ऊपर गरज गया हो। एक बार तो नदीम का दिल उछल पड़ा था, मगर वे रुका नहीं था। उसने और ज्यादा ताकत से अपनी साइकिल को तेज रफ्तार कर लिया था। अचानक पीछे से इसे वही आवाज सुनाई देने लगी थी जो गुज़िश्ता रात फैक्ट्री से इसे सुनाई दी थी। वे बिल्कुल वही आवाज थी। नदीम सारा मामला समझ गया था। नदीम कांपते जिस्म के साथ गांव की तरफ साइकिल दौड़ा रहा था, जबकि इसके पीछे कब्रिस्तान से हंसने की आवाज आने लगी थी। वे अल्लाह का नाम लेता हुआ घर तो पहुंच गया था, पर उसे तेज बुखार हो गया था। वे कल ही दोबारा काम पर जाना शुरू हुआ है, वरना वे तो काफी दिनों से सख्त बीमार था। वे बहुत ज्यादा डर गया था। इसके घर वालों ने इसे समझा दिया है कि दोबारा इस कच्चे रास्ते की तरफ रुख ना करे, क्या तुम नदीम से नहीं मिले। एक बार फिर टोनी की आवाज ने जुम्बिश की और मैं अपने ख्यालों से दस्तबरदार हो गया। नहीं, मैं इससे जल्द ही मिल लूंगा। खैर छोड़ो ये सब, तुम बताओ, तुम आज इस फैक्ट्री के लिए इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। इसे तशवीश सी होने लगी थी, और फिर मैंने अपनी हॉरर स्टोरी लिखने के लिए वे लोकेशन देखने वाली बात वाज़े बता दी। वे मेरी बात सुनकर समझ गया था कि मेरा वहां जाना कोई गलत काम अंजाम देना नहीं था। अच्छा, फिर तो कोई मसला नहीं है, तुम जब कहोगे हम वहां चले जाएंगे, टोनी ने सपाट लहजे में कहा। तो फिर आज रात चली क्या? मैंने धीमी सी आवाज में दरियाफ्त किया। रात को नहीं जनाब, दिन की रोशनी में, टोनी ने अपना डर छुपाते हुए कहा। वे मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अपना डर छुपाने की खातिर जाली मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है। वे मेरा दोस्त था, इसलिए मैं इसका ये अंदाज समझ चुका था। हम दोनों शाम होने तक एक साथ बैठे रहे और उधर उधर की बातों में मसरूफ रहे। शाम होने से पहले मैं वापस घर आ गया था। वक्त गुजरता जा रहा था, और आज मेरा पक्का इरादा बन गया था कि मैं रात की आड़ में इस बंद फैक्ट्री में जरूर जाऊंगा। ये सोच आते ही एक बार तो मेरा दिल धड़क कर रह गया था। ये वाकई बड़ी हिम्मत और जिगर वाला काम था, मगर मैं सारे शक खत्म करना चाहता था। मैं खाना खा चुका था। शाम के साए फैलकर माहौल को सियाफाम बना रहे थे। मैं अपने कमरे में टार्च ढूंढ रहा था ताकि अंधेरों में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आ सके।
और मैं आज फिर बाबा यूसुफ के खोखे पर मौजूद था, अपनी मखसूस जगह पर बैठा हुआ। चाय के हर सब के साथ मेरी जस्तजू और ज़ौक़ तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मेरे अंदर आज खौफ भी मचल रहा था और एक बलबला भी था। मैं चाय पीकर वहां रुका न था। मुझे घर जाने से पहले बंद फैक्ट्री पहुंचना था। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ था। आज बाबा यूसुफ भी मेरे जल्दी उठ जाने पर हैरान हो गया था, पर उसने मुझसे कोई बात न की थी। मुझे वक्त ज़ाय नहीं करना था। यही वजह थी कि मैं तेज़ रफ्तारी के साथ चलता हुआ गांव की तरफ बढ़ गया था। मैं सड़क पर चलते हुए मैं फैक्ट्री में जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन मैं लोगों की नज़रों में मशकूक नहीं बनना चाहता था। इसी वजह से मैं गांव के कच्चे रास्ते की तरफ से फैक्ट्री की तरफ जाना बेहतर समझता था। बस मैं रवां था। मुझे ज़्यादा देर ना लगी थी। मैं इस कच्चे रास्ते पर पहुंच चुका था जो गांव से निकलकर सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाता था। ये रास्ता कब्रिस्तान तक जाकर ख़त्म हो जाता था और फिर इससे उगे दूर दूर तक वीरान बियाबान सुनसान सहराई दश्त था, जहां जंगली काई और पहाड़ी कीकरों की बहुतात थी, जहां दिन के वक्त भी कोई शख्स न जाता था। ये काफ़ी वसी व अरीज खंडर ज़दा बियाबान जंगली इलाका था और फिर उसके साथ ही पक्की सड़क के पार वे बंद फैक्ट्री मौजूद थी जहां मुझे जाना था। फैक्ट्री के दर व दीवार अभी भी मजबूत थे। हाँ, अलबत्ता लोहे का बड़ा सा गेट जरूर जंग आलूद सा हो गया था। फैक्ट्री के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पिछली जानिब से गिरी हुई दीवार की तरफ से जाना कदरे आसान था, वरना दीवार फलांगना मुमकिन ना था। मेरे जहन में तजस्सुस मुझे जोश दे रहा था और मेरे कदम तेज रफ्तारी से उठने लगे थे। मुझे खुशी और अनजाने से खौफ का एहसास होने लगा था। ये कच्चा रास्ता काफी ना हमवार सा था। गर्दो गुबार से भरा हुआ ये रास्ता बिल खाता हुआ कब्रिस्तान तक चला जाता था। आसमान पर चांद अब बादलों की ओट से बाहर निकल आया था। हल्की दूधिया चांदनी मुझे रास्ता दिखाने में मदद कर रही थी। यही वजह थी कि मैंने टार्च रोशन न की थी। खौफ की एक भयानक लहर रगों में सरायत सी कर जाती थी। सियाफाम अंधेरों से अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था, पर मैं रुका नहीं था। वहां हर तरफ खामोशी और तन्हाई टहल रही थी। मारे खौफ के मैं इधर उधर देखता हुआ चलता जा रहा था। अचानक मुझे मेरे सामने घने अंधेरे का झुरमट सा दिखाई देने लगा। वो कब्रिस्तान था। वहां पहुंचते ही मुझे नदीम का किस्सा याद आ गया और एक बार फिर से खौफ के भयानक इफरीत मुझ पर छा गए। मेरी फटी हुई निगाहें इसी सियाफाम हियोले को ढूंढने लगी थी, पर वो मुझे कहीं दिखाई ना दिया था। मेरे चलने की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो गई थी। पहली बार मेरी टांगों में लर्जा तारी होने लगा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए कब्रिस्तान पहुंच चुका था। मेरी आंखें खफीफ अंधेरों में इस गुमनाम काले हियोले को कहीं दिख नहीं पा रही थी, मगर इसकी हौलनाक दहशत मुझे मेरे जिस्म में सुइयां चुभोने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के अंदर फैले हुए अंधेरों में घूरने लगा था। मैं वहां से जल्द गुजर जाना चाहता था और आखिर मैंने कब्रिस्तान की हुदूद पार कर ही डाली। अब वहां पर वे कच्ची गर्द आलूद सड़क खत्म हो चुकी थी और मेरे सामने एक वीरान और बियाबान जंगली दश्त ज़दा सा मैदान फैला हुआ दिखाई देने लगा था। चांद की मध्यम सी सफ़ेद रोशनी में वे बहुत पुरस्कार सा मंजर था। छोटी बड़ी कांटेदार जंगली घास फूस का एक अजीम जंगल मुझे पार करना था। मैं एक लम्हे के लिए वहां रुक सा गया था। मेरा दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। मैंने एक नज़र अपने चहार से घूम कर देखा। मेरे सिवा वहां कोई और दूसरा जिंदा बशर मुझे दिखाई न दिया था। सैकड़ों मुर्दे कब्रिस्तान की वीरान आगोश में मदफन थे। रूह छलनी कर देने वाला सन्नाटा हर तरफ राज कर रहा था। मैं वक्त की नज़ाकत को समझता था और आखिर में चल ही पड़ा। इस बार भी मैंने टार्च रोशन न की थी। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मुझे वहाँ कोई देख ले। वहाँ कोई मौजूद तो न था, मगर फिर भी मैं कोई ख़तरा मोल लेना ना चाहता था। मैं मियाना रवि से चलता हुआ इस जंगली निशेब व फराज से गुजरता हुआ आगे ही आगे बढ़ने लगा था। इस बार मेरे कदम एक और खस्ता हाल पर शिगाफ सड़क पर उठने लगे थे, जो सीधी जाती हुई कुछ फासले पर एक बड़े से लोहे के गेट के नीचे से गुजरती हुई फैक्ट्री के अंदर चली जाती थी। मैं जल्द ही फैक्ट्री के मेन गेट के पास पहुंच गया और वहां जाते ही मैं एक तरफ को मुड़ गया था। वे फैक्ट्री की तवील और कदरे ऊंची दीवार थी। दीवार की बुनियादों में दूर तक गहरा सिया अंधेरा बिखरा हुआ पड़ा था और आसपास जंगली घास उगी हुई थी।
मैं दीवार के इस काले अंधेरे में छुपा हुआ इसी तरफ बढ़ने लगा था जिस तरफ पे दीवार पिछली जानिब जाते ही गिरी हुई थी। मैंने अभी तक टार्च न जलाई थी। मुझे ज्यादा देर न लगी थी। मैं इस खामोश जगह पर जा खड़ा हुआ था जहां दीवार गिरी हुई थी। मैं अब दीवार की बिखरी हुई ईंटों पर चढ़ा हुआ खड़ा था। मेरे सामने फैक्ट्री की अंदरूनी इमारत अंधेरों में डूबी हुई दिखाई देने लगी थी। वहां दूर दूर तक कोई आहट सुनाई ना दी थी। सन्नाटे की सरसराहट मेरे कानों में साई साई करती हुई मेरे दिमाग के पर्दों में जुम्बिश करने लगी थी। मैं आंखें फाड़कर वहां अंधेरों में देखने लगा था, पर मुझे वहां खामोश वीरानी के अलावा और कुछ भी नजर ना आया था। मैंने एक नजर अपने 400 दौड़ाई और आखिर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गया। मैं दम साध कर चल रहा था। मेरे कदम कोई आहट पैदा न कर रहे थे। मैं चलता हुआ इमारत के काले साए में रुपोश सा हो गया था। मैं इसी इमारत के अंदर जाना चाहता था, वहां के हर हिस्से को देखना चाहता था। मैं किसी रायदारी की तलाश में था ताकि इमारत के अंदर जा सकूं। अचानक मुझे दीवार में लगा हुआ एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया और मैं वहीं रुक गया। वे लोहे का काफी बड़ा गेट था। शायद ये वही दरवाजा था जो यहाँ के मजदूरों के अंदर बाहर जाने का रास्ता रहा होगा। मैं अभी टार्च जलाना नहीं चाहता था। मैं कुछ लम्हे वहां दीवार के सियापोश साए में खड़ा रहा, यहाँ तक मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हो गई थी। मैंने लोहे के बने हुए इस चौड़े और ऊंचे गेट को बगौर देखा था। मुझे वहां एक बड़ा सा ताला दिखाई दिया था। वह दरवाजा बंद था। मुझे मायूसी सी होने लगी थी। मैं वे ताला तोड़ नहीं सकता था। ताला तोड़ने की हरकत मेरे लिए खदशा बन सकती थी। वे ताला जंग आलूद था। वक्त की लंबी मुद्दत ने ताला खा लिया था, पर वे बंद था। फिर अचानक मेरे जहन में न जाने क्या ख्याल आया और मैंने ताले की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाथ लगते ही ताला नीचे गिर गया और एक आहनी शोर दूर दूर तक गूंजता हुआ फैक्ट्री की दर और दीवार से टकराने लगा। ये सब अचानक ही हुआ था। मेरा दिल उछलकर हल्क में या लटका था। खौफ और दहशत ने मुझे गोया जकड़ सा लिया था। ये वाकई तशव्वुशनाक हादसा था, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर खुद पर जल्द ही काबू डाल लिया था। मैं कुछ लम्हात बिल्कुल खामोशी से वही मंजमंद सा होकर खड़ा रहा और एक बार फिर दरवाजे को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने दरवाजे को नरमी से खोलना चाहा और दरवाजा बगैर किसी आहट के खिलता हुआ एक तरफ को हिट गया। मैं समझा था कि दरुजाए जंग आलूद होकर गोया जिम सा गया होगा, लेकिन यह हैरत अंगेज था। वे कदरे रवानी से खुल गया था। काश की मध्यम सी लो में मुझे अंदर की जानिब लटकते हुए मकड़ी के लंबे और घने जाले वाजे दिखाई देने लगे थे। मेरे पास ऐसी कोई चीज मौजूद न थी जिसकी मदद से मैं जालों को हटाकर अपना रास्ता साफ कर लेता। मजबूरन मुझे अपने एक हाथ से इन जालों को हटाना पड़ा। मैं अंदर दाखिल हो चुका था। छाया हुआ घुप अंधेरा और गहरी खामोशी में वहां दूर दूर तक धागा बनाने वाली मशीनें एक तरतीब से रखी हुई पड़ी थीं। मध्यम सी सफेद रोशनी इनका गुजरा हुआ कल मुझे दिखा रही थी। बड़ी बड़ी लोहे की वे मशीनें जंग आलूद होकर भी बेनियाजी से सीना तान कर खड़ी हुई थीं। बरसों की पड़ी गर्दो गुबार हर जगह मोटी तह जमा चुकी थी। पढ़िए ये कौन जानता था। मैं इस घने अंधेरे में आवारगी करता हुआ काफी आगे निकल चुका था। मैं मशीनों की बनी हुई कतारों के अंदर नहीं गया था। मैं बाहर की अतराफ में ही घूमता हुआ चक्कर लगा रहा। मध्यम सी रोशनी में मेरी निगाह हर तरफ का मंजर देखने में मशगूल थी। मैं अपनी ही सोच में मगन था कि अचानक टार्च बुझ गई।